नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र महायज्ञ का विधि विधान से शुभारंभ किया। प्रभु हनुमान की नव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 21 अप्रैल को होगी, जबकि रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति 22 अप्रैल को होगी। इस दौरान आज से पूर्णाहुति तक विविध प्रकार के पूजन, अधिवास व अनुष्ठान के कार्यक्रम चलते रहेंगे। असम के कोकराझार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो आप हमारे नजदीक हो, इसको हमको समझना चाहिए और इसको अगर जानना हो तो आपको जान करके खुशी भी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं। 70 टाइम्स, 10 साल में 70 टाइम्स। All the prime ministers together has not taken 70 visits as much as प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले 70 बार आए हैं। ये आपकी मुख्य मेन स्ट्रीमिंग हुई है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में लगभग 680 बार 680 टाइम्स हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और उन्होंने चक्कर लगाया है। आपको जानकर खुशी होगी मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी और अष्ट आधार क्या थे? सबसे पहला शांति, जो बोडोलैंड, जो कोकराझार में आई, वो शांति लाने का काम किया। दूसरा था कि हाइड्रो पावर जनरेशन, तीसरा टूरिज्म, चौथा 5G कनेक्टिविटी, पांचवा कल्चर्स, आपका कल्चर, बिहू कल्चर, इसको संभाल करके रखना, इसको आगे बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स और इसके साथ साथ यहां के पोटेंशियल को नरिश करना। ये 8 आधार लेकर के हम चले हैं और इस 8 आधार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज इस इलाके में 71% नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। 60% से ज्यादा इंसर्जेंट जो हमारे अटैक हैं वो खत्म हो गए हैं और 82% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स खत्म हो गई हैं, नहीं हो रही हैं। यह आज शांति का हमने ढाल देखा है। और इसके साथ साथ इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनी नीति को बदला। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट। पूर्व की तरफ देखो। अगर पूर्व का हिस्सा कमजोर रहेगा, अगर देश का बायां हाथ कमजोर रहेगा तो शरीर कमजोर रहेगा। अगर भारत माता कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्वी इलाके को विकास के साथ और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, साथ में कहा एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट। तेजी से काम करो और पहले काम करो। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला ने सरकार आते ही कोटा में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा, मोदी जी का सपना सच करना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोटा में पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण हो, चाहे लैब हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, इन सब बातों को हमने पूरा किया। ऐसी योजनाएं भी लाए हैं जो माडा योजना के साथ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के अंदर विकास की योजनाएं लाए हैं। अमृत सरोवर 56 अमृत सरोवर में 100 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से सब गांव के अमृत सरोवर बने, उन तालाबों के को ठीक करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। कोटा का एयरपोर्ट भी हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोटा के एयरपोर्ट के लिए इन्होंने फॉरेस्ट की जमीन दी, फॉरेस्ट की जमीन को डाइवर्जन करा दिया। डाइवर्जन करने के बाद जो राज्य सरकार को पैसा जमा कराना था, वो 8 महीने तक राज्य सरकार पैसा जमा नहीं कराई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने तुरंत पैसा जमा कराया और जो भी औपचारिकताएं होनी थी वो सारी औपचारिकता पूरी कर दिए। DPR बनने के बाद कोटा में एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है
मीटिंग के अंदर, आम सभा के अंदर, जब विधानसभा चुनाव आए, हमारी सरकार बनेगी तो हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सारी औपचारिकता पूरी होगी। कांग्रेस 8 महीने पहले अगर पैसा जमा कर देती तो आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। हमने आते ही 20 दिन के अंदर पैसे को जमा करा दिया है। एमओयू हो चुका है, केवल डीपीआर बनने का इरादा है। डीपीआर बनने के बाद, टेंडर लगने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला जी अपने आप में बड़ा नाम है। संसद में जाने के बाद जब आप अध्यक्ष बने तो देश में ओम बिरला जी राजनीति में एक बड़ा नाम हो गए। अब चूंकि तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता यही सोच रही है कि ओम बिरला जी अब अगली क्या भूमिका में नजर आएंगे इन चुनाव के बाद। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी हमें दायित्व देती है उसको निभाते हैं। आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ओम जी, चूंकि इस चुनाव में देखा गया है कि लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के, जो पिछले दिनों की बात की जाए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि बीजेपी के अब उम्मीदवार भी है बांसवाड़ा सीट से, लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री रहे, इसके अलावा कई पूर्व विधायक, कई मौजूदा पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी के भी कुछ एक भूले बिसरे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, आज आपको भी टक्कर दे रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, किस तरह देखते हैं आप उनको? देखिए, कुछ लोग विचारधारा के साथ जुड़े नहीं होते, कुछ लोग व्यक्ति का अहंकार बड़ा होता है। जो विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाता। विचारधारा के साथ कमिटमेंट, देश की सेवा का कमिटमेंट, समाज की सेवा का कमिटमेंट। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और व्यक्तिवादी हमारे संगठन में नहीं चलता। लेकिन अगर व्यक्तिवादी रूप से आप कहेंगे तो आप किसी भी दल में परिवर्तन करते हैं। आप इस दल में पहले थे, कभी इस दल में परिवर्तन करते, तो ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिकता है कि वो किस दल में जा सकता है। लेकिन विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हमेशा पार्टी के साथ कमिटमेंट रहता है। बड़ा मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में है, कौन सा बड़ा मुद्दा है? राजस्थान का एक ही मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों से ज्यादा लाकर देश में पुनः प्रधानमंत्री बने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें, ताकि हमारे लोकप्रिय नेता की दुनिया के अंदर जो लोकप्रियता है वो और बढ़े। जनता का आशीर्वाद पूरा है, हम कभी लक्ष्य बना के नहीं चलते। हमारा लक्ष्य एक ही है कि जनता के विश्वास भरोसे को जीतें। हम मतों की गिनती के आधार में नहीं, तो मैं हमेशा कभी भी मतों का दावा कभी नहीं करता। मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनता के विश्वास भरोसे को और जीतूं। और 2003 से मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ। मुझे जनता ने ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। फिर मैं जनता के ज़्यादा आशीर्वाद की आशा करता हूँ और ये चुनाव के मैदान में है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा सबका लक्ष्य है। देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, कोटिबंदी जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे। नक्सल प्रभाव के लिए जाने जाने वाले गढ़चिरौली में रह रहे लोग इस बार बिना किसी डर के वोट देने आएंगे। यहाँ सीआरपीएफ के जवान अपने हथियारों के साथ मुस्तैद हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इस जगह जवान तैयार हैं। वहीं यहाँ के सुरक्षाकर्मी भी मतदाताओं को भरोसा दिला रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने में काफी इलेबोरेट प्रिपरेशंस किया है ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए। फर्स्ट फेज में जो कल हमारी मतदान होने वाली है उसमें कुल 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी गढ़चिरौली में। बाहर से हमें 40 सीएपीएफ की कंपनीज मिली हैं मतदान कराने के लिए। हमारी ऑलरेडी 47 कंपनीज इन सिटू डिप्लॉयड हैं, 30 सीआरपीएफ की कंपनी और 17 एसआरपीएफ की कंपनी। तो केंद्रीय बलों की कुल 87 टुकड़ियां हमारे पास मतदान कराने के लिए मौजूद रहेंगी। उसके अलावा 1,500 सुरक्षा बल हमें बाहर से मिले हैं, 1,500 होमगार्ड्स हमें बाहर से मिले हैं। कुल हमारी इंटरनल डिप्लॉयमेंट 11,000 लोगों की, तो ऑन ग्राउंड उस दिन 15,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट रहेगी। कुल 206 बूथ्स हैं जिसकी हम 2 दिन से हेलीट्रॉपिंग कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के 6 MI-17 के हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं इसमें मदद करने के लिए। तो ईवीएम और पोलिंग पार्टीज ऐसे 824 लोगों की हम उस संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। इसके अलावा हमारी 130 ड्रोन्स की फ्लीट है गढ़चिरौली पुलिस की, जो आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पे जहां जहां पे भी चुनाव होंगे वहां पे उन पे नजर रखे रखेगी। इसके अलावा हमने
सभी वोटर्स को भी अपील की है, ग्राम भेंट करके अपील की है कि बिना किसी डर के वो बाहर आकर के, बिना किसी सुरक्षा के भय के वो आगे आकर के मतदान करें और गढ़चिरौली में जो चुनाव होने वाले हैं उसको पीसफुली और सक्सेसफुली करने में हमारी मदद करें। पोलिंग पार्टीज है उन्हें पहुंचाया गया है बूथ तक सेफली हेलीकॉप्टर की मदद से, वो पूरा किस तरीके से सिस्टम आपका काम है? इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर हमारे पास 15 अप्रैल को आई थी, 6 हेलीकॉप्टर्स, और 16 तारीख से हमने इनकी हेली ड्रॉपिंग शुरू की थी। टप्पे टप्पे में संवेदनशीलता के अनुसार कुल 206 बूथ्स पे हमने हेली ड्रॉपिंग की है और 3 दिन तक के लिए जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वही इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम से रहने वाले हैं। 3 दिन पहले यहाँ पे ईवीएम्स निकलती हैं और वो स्ट्रांग रूम से फिर ये पोलिंग पार्टीज पैदल जा करके 10-10, 12-12 किलोमीटर की पैदल प्रवास करके किसी जंगल में रुक करके अगले दिन कल सुबह जाकर के मतदान केंद्र पर मतदान कराएगी और मतदान होने के बाद फिर पैदल 10-12 किलोमीटर वापस आकर के लेट नाइट तक या नेक्स्ट डे सुबह 20 तारीख के सुबह फिर हमें मतदान के लिए मतदान करा करके वापस लौट के आएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 95 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जिसमें कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित 5 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, जहां चुनाव प्रचार बुधवार शाम को समाप्त हो गया। राज्य के पूर्वी हिस्सों में स्थित नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नागपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के बीच सीधा मुकाबला है। महाराष्ट्र के नागपुर में कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कल जो 19 तारीख का जो इलेक्शन है फर्स्ट फेज में, उसमें नागपुर के 2 लोकसभा मतदार संघ है और इसके लिए लगभग 4,500 पोलिंग बूथ में कल वोटिंग होएगा। उसके लिए लगभग 28,000 कर्मचारी अधिकारी काम पे है और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कि ऑलरेडी पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच शुरू हो गया है, दोपहर तक वो हो जाएगा। तो इसमें पुलिस पर्सनल डेप्यूट है, सेंटर से भी हमको फोर्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी 100% हो गई है। अभी असली जिम्मेदारी ये कल नागपुर के मतदाताओं पे है कि उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज ना देते हुए हर परिस्थिति में घर से बाहर निकल के खुद के रिश्तेदार, पासपोर्ट वाले सभी ने बाहर निकल के आपका जिस पोलिंग सेंटर पे नाम एनरोल है वहां पे जाके वोटिंग करके नागपुर प्रशासन ने जो मिशन डिस्टिंक्शन का ध्येय रखा है उसको मदद करने के लिए सभी ने वोट करके नागपुर जिले को डिस्टिंक्शन में पास करने की जिम्मेदारी कल नागपुर करो पे है। तो मैं विनंती करता हूं और सबको सूचित भी करता हूं कि कोई भी एक्सक्यूज ना देते हुए कल कोई भी परिस्थिति में मतदान कीजिए। मॉडल पोलिंग स्टेशन में हमने कुछ वुमेन पोल्ड पोलिंग स्टेशन रखे जहां पे तीनों कर्मचारी और अधिकारी महिलाएं रहेंगे। कुछ जगह पे दिव्यांग ऑफिसर्स को हमने डेप्यूट किया है, कई जगह पे यंग वोटर्स को हमने एनरोल किया है। कुछ पोलिंग स्टेशन हमने ट्राइबल थीम पे रखे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन ट्रांसजेंडर पे थीम पे रखे हैं। सो कल जब मतदाता मतदान केंद्र पे जाएगा तो उसको अलग एक्सपीरियंस करने के लिए हमने फैसिलिटीज दी है, व्हील चेयर्स उपलब्ध करके दी है, पानी की व्यवस्था है, शेड्स अवेलेबल है, वेटिंग रूम अवेलेबल करके दी है, मेडिकल किट अवेलेबल करके दी है, सो दैट कोई भी परिस्थिति में वोटिंग ज्यादा से ज्यादा होने के लिए हमने ये पूरी फैसिलिटीज हमने पुलिस स्टेशन में उपलब्ध करके दी है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।